हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, अगर आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आपका यहाँ पर स्वागत है। ये आपके 9th चैप्टर है केमिस्ट्री का और आज आपका केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। आपको ये 9 चैप्टर करने हैं केमिस्ट्री के अंदर और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने 9 चैप्टर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ लिए और अपनी कॉपी में करके उसको याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 9 चैप्टरों के बाहर आज तक रिकॉर्ड है पॉलिटेक्निक में कोई भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं आया। मैं आप कहोगे कि सर जी इसका प्रूफ दिखाओ, क्या इसका प्रूफ है? तो आपके सामने स्क्रीन पर है जो मैं हर बार दिखाता हूं आपको। आप खुद देख सकते हो कि कितने टॉप लेवल के रैंक होल्डर्स बच्चे हैं मेरे पास। बच्चों, ये इसलिए हैं क्योंकि इन बच्चों ने मेरी बात मानी, इन्होंने मेरी बात समझी और जो इनको बताया गया कि बेटा इनको अच्छे से याद करो, इन्होंने बहुत अच्छे से याद करा और रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा। देखिए कितने टॉप लेवल के रैंक होल्डर्स बच्चे हैं। ऐसे 2018 का देखिए 182 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये सभी टॉप होल्डर्स रैंक होल्डर्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको 2019 का दिखाई देगा जिसमें बच्चों ने लाइव आकर कैमरे के सामने अपना रिजल्ट बताया है और ये सभी वीडियो आपको YouTube पे डाल रखा है मैंने ताकि ये समझा सकूं कि ये सभी रिजल्ट ऑथेंटिक है। बच्चों, मैं रिजल्ट आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको विश्वास दिला सकूं कि जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत जरूरी है पढ़ना। तो अगर आप इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका रैंक जरूर आ जाएगा और एक बार में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 9th चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में से मोस्टली देखा गया प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से हर बार आता है। ठीक है बेटा, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, अभी तक 114 तत्व हैं। बेटो इस 114 को आप 118 याद रखोगे क्योंकि एट प्रेजेंट 118 तत्व है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो पहले पॉइंट पर केवल आपको इतना याद रखना है कि अभी तक 118 तत्व है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। जर्मन वैज्ञानिक, याद रखो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम डॉबेराइनर। क्या नाम था बेटा? डॉबेराइनर। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर हो गया कि डॉबेराइनर कहां के वैज्ञानिक थे, तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने दिया था त्रिक नियम, त्रिक सिद्धांत बोलते हैं बेटा। तो 3 बातें याद रखो, जर्मन वैज्ञानिक, आगे लिख लो डॉबेराइनर और उसके आगे लिख लो त्रिक सिद्धांत। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर कॉपी में ऐसे लिखोगे। अगर आप केवल वीडियो देख के छोड़ दोगे, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हो और वीडियो से आप समझ रहे हो कि आपका रैंक आ जाएगा, तो आई एम सॉरी बेटा, कभी भी वीडियो से रैंक नहीं आती। जैसे वीडियो में मूवी देखते हैं, मूवी देख लेते हैं, बाहर आके सब भूल जाते हैं। तो यही चीज है, आप इसे कॉपी में लिख लो, फिर आप देखो कमाल क्या होता है। तो जर्मन वैज्ञानिक, आगे लिख लो डॉबेराइनर और उसके आगे लिख लो त्रिक सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 पे। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डॉबेराइनर जो त्रिक नियम दिया था ना, डॉबेराइनर जो त्रिक नियम दिया था वो कब दिया था? वो उन्होंने दिया था 1829 में। याद रखोगे कि डॉबेराइनर ने जो त्रिक नियम दिया था वो दिया था 1829 में। क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में कि डॉबेराइनर ने त्रिक कब दिया था, तो ये याद रखोगे। दूसरा उनका त्रिक था क्या? डॉबेराइनर ने 3-3 समान परमाणु वाले तत्वों के समूह बनाए तथा उन्हें त्रिक कहा। त्रिक क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने 3-3 परमाणु लिए थे, 3-3 परमाणु को एक साथ लिया था। जैसे देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व है ना, इनको एक साथ एक लाइन में लगा दिया। तो ऐसे ही 3 तत्व, ऐसे ही 3 तत्व, तो एक मैजिक स्क्वायर बनाया था जिसे 3x3 का मैजिक स्क्वायर होता है। 3 ये 3 ये 3 ये। अब ऐसे भी 3 होगा, क्रॉस में भी 3 होगा और ऐसे भी क्रॉस में 3 होगा। ऐसे भी 3 आएगा, ऐसे भी 3 आएगा, कॉलम में भी 3 आएगा। देखो कॉलम में भी 3 3 3 है, रॉ में भी 3 3 3 है, क्रॉस करोगे तो भी 3 3 3 हर तरफ से आएगा। तो इसे मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो डॉबेराइनर ने क्योंकि 3-3 तत्व लिए थे इसलिए इसका नाम त्रिक रखा गया, ट्राइड्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब यह नियम था क्या? इन्होंने यह कहा था, इस त्रिकों की विशेषता यह थी कि त्रिक के मध्य तत्व, त्रिक के जो बीच में आ रहा है ना ये सोडियम, ये जो बीच वाला तत्व है, मध्य तत्व का परमाणु भार, इसका जो परमाणु भार है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग माध्य था। किसका माध्य था? पहले और तीसरे के द्रव्यमान का माध्य था। क्या मतलब है सर जी इसका? इसका यह मतलब बेटा कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को प्लस कर देंगे। पहला तत्व, ध्यान सुना, पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान आ जाएगा। दोबारा सुन लो, पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। माध्य का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे
तो जो आंसर आएगा वो बीच वाले के माध्य के बराबर होगा। तो इन्होंने यही कहा था कि त्रिक के मध्य तत्व, त्रिक का जो मध्य तत्व है वो उसका जो परमाणु भार होगा वो लगभग माध्य होगा। माध्य होगा, किसका माध्य होगा? पहले और तीसरे का माध्य होगा, बीच वाला तत्व। ठीक है, तो ये डॉबेडायर के त्रिक सिद्धांत का एग्जांपल है जिसमें उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस आपको एग्जांपल याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेन क्या याद करना मैं बताता हूं। बताओ, पहली चीज आपको याद रखना है कि डॉबेडायर कहां के थे? तो जर्मन के थे। उन्होंने कौन सा नियम दिया था? तो त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने 3-3 परमाणु वाले समूह बनाए थे। और इसकी क्या विशेषता थी कि पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को अगर प्लस करके आधा कर देंगे ना तो बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर होगा। आपको एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? डॉबेडाइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए तत्वों के वर्गीकरण में डॉबेडाइनर के त्रिक लाभप्रद नहीं थे। बच्चों, जो IUPAC था, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है, IUPAC बोलते हैं इसको, इन्होंने डॉबेडाइनर का त्रिक सिद्धांत एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करा सर जी? क्योंकि जब डॉबेडाइनर ने त्रिक दिए थे ना बच्चों, उस समय 30 एलिमेंट थे, 30 तत्व थे, बट उन्होंने केवल क्या करा? 9 एलिमेंट को अरेंज किया। तो देखो, डॉबेडाइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही दे सके। उन्होंने तो 3 ही त्रिक दिए ना, 1 2 3, ये 3 त्रिक दिए। 3 त्रिक से 9 एलिमेंट अरेंज हो गए। भाई बाकी 21 एलिमेंट तो नहीं हुए। तो ये थोड़ी आपने शादी में 30 आदमी को बुलाया, 9 आदमी को खाना खिला दिया, 21 आदमी को मना कर दिया कि आप मत खाओ, आप घर जाओ। ऐसे तो नहीं करते ना हम लोग। तो इसलिए डॉबेडाइनर ने जो त्रिक दिया था ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? आपने समझ में आ गया? ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उस समय थे 30 तत्व और इन्होंने अरेंज किए थे केवल 9 तत्व। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। एक बात, मेरी बात पर्सनली मान लेना, किसी को बताना मत। आपको पर्सनली बता रहा हूं, आप लोग बैच में हो इसलिए बता रहा हूं। मैं कहता हूं ये सब कुछ नहीं आता। पता है क्या आता है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? या सॉरी, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। और न्यूलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टक सिद्धांत। आप बिलीव मानो, आप किसी भी स्टेट में पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हो ना, चाहे दिल्ली के हो, झारखंड के हो, असम के हो, मेघालय के हो, कर्नाटक का हो, कहीं के भी आप पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने पेपर उठा तो लो और मैच कर लो जो पढ़ा रहा हूं। यही आता है। न्यूलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत। और अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूलैंड ने। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, आगे। अब ये नियम कब दिया? तो ये नियम दिया था 1864 में दिया था इन्होंने, अष्टक सिद्धांत। इस नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो प्रत्येक 8वें कहीं भी शुरू करके, कहीं पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व के जो गुणधर्म थे वो समान होते हैं। 8वें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के गुणों के समान होते हैं। क्या मतलब है? आप इसमें क्या क्या याद करोगे, पहले ये समझ लो। न्यूलैंड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत कब आया? 1864 में आया। अष्टक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्येक 8वें तत्व के गुण, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। प्रत्येक, यहां से याद करोगे, यहां से, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों के समान होते हैं। तभी तो अष्टक पढ़ा ना। अष्टक मतलब क्या होता है? 8। अष्टक वर्ड जो होता है वो 8 से आया है, इसलिए अष्टक सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि पहले तत्व के गुणधर्म और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि देखो, जैसे हम गाना गाते हैं ना, तो बचपन में क्या सिखाया जाता है गाना गाने के लिए? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो पहला वर्ड भी सा आ रहा है और 8वां वर्ड भी सा आ रहा है। आप लिख के देख लो, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो पहला शब्द भी सा है और 8वां शब्द भी सा है, तो इसलिए उसे अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। तो जिस प्रकार गाने के अंदर पहला शब्द और आखिरी शब्द सेम है, उसी प्रकार अष्टक सिद्धांत में पहले तत्व के गुणधर्म और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अष्टक सिद्धांत की कमियां क्या थी? न्यूलैंड जो अष्टक सिद्धांत दिया था उसे भी IUPAC ने एक्सेप्ट नहीं करा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने 56 एलिमेंट अरेंज किया था। आप लिख लेना, एक काम करना, यहीं पे लिख लेना बेटा, साइड में लिख लेना। इन्होंने 56 एलिमेंट अरेंज किया था। अच्छा एक बताओ, ये भूले तो नहीं हो, डॉबेडायर ने कितने अरेंज किए थे? 9 एलिमेंट। 3 त्रिक का मतलब है 9 एलिमेंट। त्रिक बोलेगा तो 3 टिक करिए ना, कभी 9 टिक करिए आओ। अगर एग्जाम में त्रिक पूछे तो त्रिक तो 3 ही है ना, 3 त्रिक के अंदर 9 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों, अगर एग्जाम में न्यूलैंड्स ने आए, न्यूलैंड्स ने कितने तत्व को अरेंज किया? तो 56 आप लिखोगे, यहां लिख लेना बेटा कॉपी में, 56 एलिमेंट। क्लियर हो गया मेरी बात? अब IUPAC को भेजा गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को भी एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? या सुन लो, अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था।
क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान नहीं मिलता। तो इनका नियम कहां तक लागू हुआ? इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, जो 20वें नंबर पे आता है, जबकि इन्होंने अरेंज कितने किए थे? 56 एलिमेंट। तो पहली कमी, इनका नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, उसके बाद इनका नियम लागू नहीं हुआ। दूसरी कमी, बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत में मेल नहीं खाते थे। भाई भविष्य में क्या हुआ? नए तत्व खोज हुई। अब जो नए तत्व थे वो पहले तत्व से बिल्कुल मैच नहीं खाते थे, तो उसे कहां रखोगे? उसे उसका तो गुणधर्म भी नहीं मिल रहा किसी से। तो बाद में जो कई नए तत्व आए ना, उन अष्टक सिद्धांत में रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका मेल किसी से होता ही नहीं था। अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूटन ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ समान स्थानों को एक स्थान में रख दिया। क्या मतलब है सर जी इसका? अपनी टेबल को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या करा, कभी कभार दो तत्वों को एक साथ रख दिया। ये याद छोड़ दो, ये सब कुछ मत याद करना, कुछ मत याद करना है सर, इतना ये याद रखो। इन्होंने दो तत्वों को एक साथ रख दिया कभी कभार, लेकिन उन दो तत्वों के जो गुणधर्म थे वो आपस में पूरी तरह से मैच नहीं करते थे। तो इन तीन मेजर कमी के कारण न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या क्या कमी थी बेटा? पहला, इनका नियम केवल कैल्शियम तक लागू हुआ। दूसरा, इनके जो भविष्य में नए तत्वों की खोज हुई, उनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत में किसी से मैच ही नहीं खाते थे, तो उनको अष्टक सिद्धांत में हम रख ही नहीं सकते। और तीसरी कमी, अपनी सारणी को समायोजित करने के लिए उन्होंने क्या करा, दो तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके गुणधर्म आपस में मैच नहीं करते थे। ठीक है बेटा। अब एक चीज देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी दिया। मेरी बात सुनो, मैं हर बार आपको ईयर बता रहा हूं। देखो इधर, डॉबे-डाइनर ने त्रिक सिद्धांत कब दिया? 1829 में। क्यों बता रहा हूं भैया? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना कि कौन से ईयर में दिया। यही चीज आपको नहीं मिलेगी हर जगह। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये नहीं पता, इस बारे में जानना नहीं चाहता कोई। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत कब दिया? 1864 में। न्यूलैंड का काम खत्म। अब उसके बाद आ गया मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दी? 1869 में। पहली चीज याद रखोगे, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी किसने दी? आवर्त सारणी दी मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिया? 1869 में दिया। तो आपको क्या याद रखना है बताऊं? आपको याद रखना है मेंडलीफ, मेंडलीफ के आगे 1869 और उसके आगे आवर्त सारणी, कि मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी दी, ये याद रखनी है आपको। ठीक है। उसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। यही है इसका नियम, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। याद रखोगे, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इसका मतलब है तत्वों की जो विशेषता है ना, वो उसका परमाणु द्रव्यमान बताता है, एटॉमिक मास बताता है किसी तत्व का गुणधर्म क्या होगा। दूसरे शब्दों में, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा जाता है तो एक जैसे गुण वाले तत्व एक निश्चित क्रम के बाद दोहराए जाते हैं। मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वो तत्व आएगा, जरूरी नहीं को 8वें के बाद ही आए, वो कभी भी आएगा, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद वो तत्व दोबारा जरूर आएगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी वो काफी हद तक जो IUPAC थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, ये बात आपको बता दूं, लेकिन बाद में इसकी कुछ कमियां के कारण इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन शुरुआत में मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक्सेप्ट कर ली गई। अब एक चीज बताता हूं, एक चीज को एग्जाम में आया था कि कौन सा वैज्ञानिक ऐसा था जिसके जो टेबल है वो काफी हद तक स्वीकार कर ली गई है, जिसको माना जाता है कि ये टेबल बहुत सही था, तो मेंडलीफ ही था जो पहला वैज्ञानिक जिसके टेबल को काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया गया था। बच्चों, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दी? 1869 में। याद रखोगे, आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। केवल यहां तक याद करना है। जब मेंडलीफ ने तत्व दिए थे तो कितने तत्व दिए थे? 63 एलिमेंट अरेंज किए थे। कितने तत्व अरेंज किए थे बेटा? 63। अच्छा, सबके नाम याद हो गए? मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं। डॉबे-डाइनर ने कितने त्रिक दिए थे? वो याद हो, त्रिक 3 दिए थे लेकिन एलिमेंट 9 थे। न्यूलैंड ने कितने तत्व दिए थे? मैंने आपको बताया था 56। और मेंडलीफ ने कितने तत्व दिए थे? 63। दोनों में समझ में आ गया, तीनों में फर्क। 3 वैज्ञानिक के काम हो चुके हैं अब तक। अब आइए आवर्त सारणी की विशेषता। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी उसकी क्या क्या खासियत थी, क्या अलग था कि लोगों को, वैज्ञानिकों को इसका आवर्त सारणी बहुत पसंद आया। पहला, तत्वों के गुण इनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इन्होंने कहा था किसी भी तत्व का गुणधर्म जो होता है वो उसका परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से होता है। इसमें 8 स्तंभ है, याद रखना, आवर्त सारणी में 8 स्तंभ है। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, एक आधुनिक आवर्त सारणी आएगी, ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 स्तंभ है,
जिन्हें समूह कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, समूह दोगे 8, 8 पे टिक कर देना। जैसे पूछेगा समूह कितने हैं तो 8 पे टिक करना। समूह से 7 तक को उप समूह विभाजित किया गया है। 8वें समूह में संक्रमण तत्व है। देखो 7 तो है, जो 7 है ना 7, वो तो एक्चुअल में उप समूह है, और जो 8वां है उसे हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व होता है नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। इसमें 7 उर्दू आवर्त है। आवर्त कितने हैं? 7। जरा मेरी बात ध्यान सुनना, ये सब कुछ नहीं आएगा, एक चीज पूछा जाता है, क्या? मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 8 समूह हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त हैं 7। आवर्त कैसा होता है? आवर्त ऐसे होता है, देखो इस फॉर्म में। इसे जो आपके कर्जर चल रहा होगा ना मेरा स्क्रीन पर आपके, इसे आवर्त बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और समूह क्या होता है? समूह इस फॉर्म में होता है, इसे वर्टिकल बोलते हैं, समूह इस फॉर्म में होता है, ठीक है। आवर्त ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो होता है वो समूह होता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ बातें याद हुई। मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब दी? 1869 में। इस आवर्त सारणी बोलते हैं, इसमें बोला था तत्वों गुणधर्म के प्रमाण द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। सेकंड, उन्हें कितने तत्व अरेंज किए? 63 तत्व अरेंज किए। उसके क्या खासियत थी? तो तत्वों के गुणधर्म, उनके प्रमाण द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। दूसरा, इसमें समूह कितने होते हैं? समूह होते हैं इसमें 8, और आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त होते हैं इसमें 7। तो इस प्रकार से हमने 10 टॉपिक पढ़े। अब 11वां टॉपिक देखो मेंडलीव के बारे में क्या है। मेंडलीव की भूतपूर्व आवर्त सारणी में शून्य वर्ग गायब था, क्योंकि अक्रिय गैस उस समय ज्ञात नहीं था। देखो मेरी बात सुनो, अक्रिय गैस क्या होता है, नोबल गैस क्या होता है? मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, शायद कुछ बच्चों को याद हो। अक्रिय गैस वो गैस होती है जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से फिल होता है, जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से फिल होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हीलियम को छोड़कर। बाकी सब में जितने भी नोबल गैस हैं उनके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अक्रिय गैसों के लिए मेंडलीव ने क्या बनाया था? तो टिक करोगे शून्य वर्ग पे टिक कर देना। बच्चों, मेंडलीव को पता था भविष्य में अक्रिय गैसों की खोज जरूर होगी, और बाद में हुई अक्रिय गैसों की खोज, उस समय नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने क्या करा था? क्योंकि उन्हें भविष्य पता था कैसा होगा। अब देखते हो ना, न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे तो वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई 10 साल बाद ऐसा होगा, और वो हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक अपनी गणना अपने हिसाब से करते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो बच्चों, अक्रिय गैस के लिए उन्होंने अलग से एक वर्ग बनाया था। उस वर्ग का नाम पूछा जाता है, उसका नाम है शून्य वर्ग। याद रखोगे, शून्य वर्ग बोलते हैं अक्रिय गैस। तो शून्य वर्ग याद रखना, अक्रिय गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, क्या क्या खासियत है इनकी। मेंडलीव ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। मेरी बात ध्यान सुनना, ये इसकी कमी है। 2 या 3 बार उन्होंने क्या करा? अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा, ताकि एक कॉलम के अंदर जितने भी, एक कॉलम है ना, जितने भी एलिमेंट है वो सेम हो जाए। ऐसा करने के लिए 2-3 बार उन्होंने क्या करा? अधिक द्रव्यमान वाले को, आप इतना याद रखना, ये यहां से याद कर लेना, यहां से अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रख दिया। किससे पहले रखा? कम द्रव्यमान वाले से पहले रखा, जो कि गलत था। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों के अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ऐसे तत्व थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। बच्चों, क्या हुआ? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी। और क्या हुई? यस, ये था ना, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ठीक किया गया, जैसे कि सोना और प्लेटिनम। कुछ के जो परमाणु द्रव्यमान थे वो पहले से गलत थे। एटॉमिक मास जो थे वो पहले क्या थे? गलत थे। कुछ उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो उनको भी उन्होंने ठीक करा। किसने ठीक करा? मेंडलीव ने ठीक किया। किसके परमाणु द्रव्यमान को ठीक किया? सोना और प्लेटिनम को। जब अक्रिय गैसों का पता चला था तब पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अक्रिय गैसों के लिए उन्होंने 0 समूह बनाया था। अभी बताया था मैंने कि अक्रिय गैसों के लिए 0 समूह बनाया था, बताया था ना अभी मैंने। तो अगर बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई ना, तो इनके टेबल में हम आराम से बिना पूरे टेबल को छेड़े, बिना पूरे टेबल को हिलाए, हम उसे 0 समूह में आराम से रख सकते हैं। क्योंकि अक्रिय गैसों के लिए उन्होंने अलग से कॉलम छोड़ रखा था। अक्रिय गैसों के लिए कॉलम ही अलग से छोड़ रखा था। तो बाद में अगर अक्रिय गैस की खोज हुई ना, तो बिना उस सारे एलिमेंट को छेड़े बिना वो जो 0 समूह था ना, उसमें उसको रख दिया गया।
40 नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। इन्होंने अपने टेबल में 40 तत्वों के लिए जगह छोड़ दी। इन्हें अंदाजा था कि भविष्य में 40 तत्व जरूर मिले। हालांकि आज की डेट में 40 से ज्यादा तत्व मिल चुके हैं। आज की डेट में 40 से ज्यादा तत्व मिल गए, उनके अकॉर्डिंग जो 40 थे ना उससे ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं हम। लेकिन उनका अंदाजा था कि 40 तत्व जरूर मिलेंगे भविष्य में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या हुई। पहली उपलब्धि, अपने टेबल को मैच करने के लिए उन्होंने कम द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया, अधिक द्रव्यमान वाले को बाद में रखा। इन्होंने रिक्त स्थान छोड़े। तो मेन चीज याद कर लो। क्या याद करोगे? अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा। दूसरा, रिक्त स्थान छोड़ा। तीसरा, परमाणु द्रव्यमान को ठीक किया। फोर्थ, इन्होंने क्या करा? अक्रिय गैसों के लिए बिना स्थान छोड़े अलग समूह बना दिया। आप शून्य समूह याद रख सकते हो। 40 नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े थे। ठीक है बेटा, तो ये सभी जो 5 उपलब्धियां थी, ये किन की उपलब्धियां हैं? ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं। तो इसकी कुछ कमियां भी है, ऐसा नहीं कि केवल फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां रह गई। क्या? जब IUPAC ने इनके टेबल को एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ वैज्ञानिकों को यह बात, जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने गलतियां निकाली। क्या? पहली गलती, समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझाया गया। समस्थानिक क्या होते हैं? मैंने आपको समस्थानिकों के बारे में लेक्चर 4 वीडियो 4 आप उठा के देख लो। समस्थानिक की परिभाषा बताई थी, जिनके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान अलग हो लेकिन द्रव्यमान और परमाणु संख्या समान हो। जिसका द्रव्यमान संख्या अलग हो बट परमाणु संख्या सेम हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझाया। किसने नहीं समझाया? मेंडलीव ने। ये इसकी सीमाएं हैं कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझाया। दूसरा, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अनुचित क्रम में लगाया गया। अभी मैंने आपको क्या सुनाया था? अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा था। है तो गलती है ना। हालांकि वो उन्होंने टेबल को सही करने के लिए किया कि एक कॉलम के अंदर जितने भी तत्व है वो एक जैसा हो, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रखा और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा थी। इसकी दूसरी कमी थी कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को अनुचित क्रम में नहीं समझाया जा सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति नहीं पता लगा। क्यों? हाइड्रोजन की स्थिति बच्चों, हाइड्रोजन बहुत अनप्रिडिक्टेबल गैस है। इसके 3 टाइप के, मैंने आपको याद हो, 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं। याद करो लेक्चर नंबर 4। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ट्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसलिए मेंडलीव अपने टेबल में हाइड्रोजन की स्थिति को ना फिक्स नहीं कर पाए। ये इनकी तीसरी कमी थी। चौथी कमी क्या थी? एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हुए, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। मतलब इन्होंने तो क्या करा? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को लगा दिया, लेकिन यह अंदाजा नहीं लगा सके कि 2 तत्वों के बीच भविष्य में कितने तत्व और खोजे जा सकते हैं। यह अनप्रिडिक्टेबल है कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो ये जो थी कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। क्या क्या कमियां थी? समस्थानिक, एक तो वर्ड याद रखना, समस्थानिक, इसको समझा नहीं पाया। दूसरा, परमाणु द्रव्यमान का अनुचित क्रम, परमाणु द्रव्यमान का अनुचित क्रम। तीसरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिला, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिला। और चौथा, यहां से याद कर लेना, 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। 2 तत्वों के बीच भविष्य में और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता मेंडलीव की आवर्त सारणी से। तो बच्चों बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर लास्ट में किसको एक्सेप्ट किया गया? और एक्सेप्ट किया गया आधुनिक आवर्त सारणी को। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें मेंडलीव की तुलना में जो कमियां थी वो बहुत कम थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए जी, आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्लियर हो गया? जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है ना बेटा, वो परमाणु संख्या को फोकस करता है, इतना याद रखना है। जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान को फोकस करता है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए एक बार, ये लीजिए आ गया जी। इसमें क्या बोला था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बोल रहे हैं हम? आधुनिक आवर्त सारणी हम बोल रहे हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो
आधुनिक आवर्त सारणी जो फोकस करता है वो परमाणु संख्या पर फोकस करता है, ठीक है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? ये आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मेनली हेनरी मॉजले ने। किसने दी थी? हेनरी मॉजले ने। कब दी थी? 1913 में। तो एक चीज देखो, इस पूरे चैप्टर में आपने 4 वैज्ञानिकों के नाम पढ़े। सबसे पहला था डॉबी राइनर, याद होगा आपको, पहला था डॉबी राइनर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, पहला था, एक बार रिवाइज कर देता हूं जल्दी से ताकि आपको याद आ जाए। कुछ मेन चीज आपको रिवाइज करनी पड़ेगी ताकि आप भूलो ना। देखो, पहले थे डॉबी राइनर थे, पहले इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था 1829 में, पहले हो गए। दूसरे थे न्यूलैंड, इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था 1864 में। थर्ड देखो, थर्ड थे मेंडलीफ, इन्होंने दी थी आवर्त सारणी, आवर्त नियम दिया था। कब दिया था? 1869 में। और फोर्थ है बच्चों हेनरी मॉजले, और हेनरी मॉजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो थी 1913। तो ये 4 हैं, और आप बेसिकली देखोगे किसी भी एग्जाम में क्या होता है, इन चारों के बारे में इतना ही आता है। बाकी मैं तो ये सब चीज आपको डेप्थ में जानने के लिए ले जा रहा हूं ताकि आपको हर चीज पता हो, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस कथन का अर्थ है कि अगर तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अगर हम तत्वों को उनके परमाणु संख्या के हिसाब से आरोही क्रम में लगा दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आरोही क्रम में हम लगा देते हैं, तो एक नियमित अंतराल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो तत्वों को एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखते हैं। इसका मतलब अगर तत्वों को उनके परमाणु संख्या के हिसाब से लगा दे, ध्यान सुनना, अगर तत्वों को हम उनकी परमाणु संख्या के हिसाब से लगा देंगे ना, तो वो तत्व अपने आप ही उन तत्वों के गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता है। कभी 10 के बाद, कभी 20 के बाद, कभी 15 के बाद, कभी 12 के बाद, कोई फिक्स नहीं है। मेंडलीफ ने यही तो गलती करी थी। मेंडलीफ से जो गलती हुई, उन्होंने ले लिया था परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? पॉइंट में होता है। अब 2 परमाणु के बीच में कई सारे परमाणु हो सकते हैं, लेकिन हेनरी मॉजले ने क्या चालाकी करी, इन्होंने ली परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या कभी पॉइंट में नहीं होता, तो जब हेनरी मॉजले ने पॉइंट में ले लिया ना, तो उनको आरोही क्रम में लगा दिया, उनको आरोही क्रम में लगाते गए। तो जब उन्होंने आरोही क्रम में लगा दिया तो उनके बीच नए तत्व तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने यही कहा अगर तत्वों को तुम आरोही क्रम में लगा दोगे ना, तो उनके गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप ही रिपीट होगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, इसमें भी वही था, परमाणु संख्या की बात थी, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको याद करो, परमाणु संख्या याद करना। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या से मतलब होता है। अच्छा, मैं बार बार आपको नोबल गैस के बारे में बोल रहा हूं, अक्रिय गैस। इसकी खोज आए पेपर में आया था कि नोबल गैस की खोज किसने की थी? तो नोबल गैस की खोज की थी लॉर्ड लाइलेस और रामसे ने। लॉर्ड लाइलेस और रामसे ने नोबल गैस की खोज की थी। कब की थी? 1894 में। क्लियर हो गया बेटा? नोबल गैस, जिसको हम हिंदी में अक्रिय गैस भी बोलते हैं, इसकी खोज की थी लॉर्ड लाइलेस और रामसे ने खोज की थी 1894 में। अब आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं जो एग्जाम में आती है वो याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है। क्या बोला मैंने? 18 स्तंभ है पहला, और 8 वर्ग है। क्लियर हो गया? इसके अलावा ये सब कुछ मत पढ़ना, इन सबको पढ़ना बेवकूफी है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है। केवल मेन चीज पे फोकस होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभ कितने हैं, तो 18 पे टिक कर दो। वर्ग कितने हैं, तो आप 8 पे टिक कर दोगे। क्लियर हो गया? अगर वर्ग के अलावा आपसे आवर्त पूछे तो आवर्त केवल 7 है। आप चाहो तो एक काम करो, कंफ्यूज हो तो वर्ग छोड़ दो, वर्ग को छोड़ दो, आप रहने दो। आप केवल इतना याद करो, 18 स्तंभ है, 18 स्तंभ है और 7 आवर्त है। ये तो याद कर सकते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी में, लिखो आधुनिक आवर्त सारणी लिख लो कॉपी में, उसके नीचे लिख दो 18 आवर्त लिख लो, 18 समूह लिख लो। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब समूह होता है, तो 18 समूह लिख लो और 7 आवर्त लिख लो, ठीक है। उपवर्ग ए के तत्व समानता या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। उपवर्ग बी तथा वर्ग 8 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये इनके उपवर्ग हैं, तो आप इनको छोड़ देना, इनको कुछ मत करना। वर्ग 0 के तत्व अक्रिय गैस, ये सब रहने दो, आपके मतलब का नहीं है, ये सब रहने दो, ये सब कभी एग्जाम में नहीं आता। केवल ये याद रखो, क्या क्या याद रखना? 18 समूह और 7 आवर्त, ठीक है। ये सब छोड़ देना, ये सब मत याद करना। नेक्स्ट आता है बेटा, आवर्त सारणी को बताइए कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 पे टिक करना है बच्चों। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? पहले और दूसरा स्तंभ, जो पहला और दूसरा 18 बताए थे ना आपको, पहला और दूसरा स्तंभ उसे एस ब्लॉक कहते हैं। 13 से 18 तक को हम पी ब्लॉक कहते हैं। 2 से 13 तक को हम डी ब्लॉक कहते हैं, और उसके बाद हमारा होता है एफ ब्लॉक। याद कर लोगे? क्या याद करना है
कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। 1 और 2 को बोलते हैं हम एस ब्लॉक, पहला होता है एस ब्लॉक। 13 से 18 को बोलते हैं हम पी ब्लॉक। 2 से 13 को बोलते हैं हम डी ब्लॉक। और उसके बाद जो नीचे कुछ तत्व होते हैं उसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक हो गए ना, एस ब्लॉक पहला हो गया, पी ब्लॉक दूसरा हो गया, डी ब्लॉक तीसरा हो गया, एफ ब्लॉक हो गया चौथा। 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं अब एक एक समूह के नाम याद रखते हैं, क्योंकि समूह के नाम पूछते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। प्रथम आवर्त में बच्चों 2 तत्व होते हैं, इसे हम बोलते हैं अति लघु आवर्त। दूसरे आवर्त में 8 होते हैं, उसे बोलते हैं हम लघु आवर्त। और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, इसे बोलते हैं लघु आवर्त। दोनों सेम ही है। चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, इसे बोलते हैं दीर्घ आवर्त। और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, इसे बोलते हैं दीर्घ आवर्त। ये दोनों भी सेम है, 18-18। देखो 8-8 सेम है तो इनको बोलेंगे लघु आवर्त, 18-18 सेम है तो इनको बोलेंगे दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, इन्हें बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो एक चीज याद रखो, क्या याद रखना सर जी? प्रथम आवर्त होता है ना, पहला आवर्त, पहले आवर्त को बोलते हैं लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त, इसको बोलते हैं लघु आवर्त। चौथा और पांचवा 18 तत्व है। चौथे आवर्त और 5वें तत्व, ये दोनों सेम होते हैं। चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, तो इन दोनों को बोलेंगे दीर्घ आवर्त। और छठे आवर्त में बेटा 32 तत्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, सभी आवर्त के नाम याद रखने आपको। 7वें आवर्त में बचे हुए सभी तत्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। 7वें आवर्त में जो बच गए ना, जो नहीं आ पाए वो है सारे, तो 7वें आवर्त का क्या नाम है? 7वें आवर्त का नाम है अपूर्ण आवर्त। याद हो गया? पहले आवर्त को बोलते हैं लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को बोलते हैं अति लघु आवर्त। सॉरी, पहला था अति लघु आवर्त, दूसरा और तीसरे को बोलते हैं लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को बोलते हैं दीर्घ आवर्त, और छठे को बोलते हैं अति दीर्घ, और सातवें को बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 18 से, जैसे Ce से लेकर Lu के गुण समान है, तो वे लेंथेन के नाम के बाद आते हैं। जो लेंथेन है, पहला वर्ड 58 नंबर पे लेंथेन आता है, इसलिए इन सबको 58 से लेकर 71 को पता है क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। क्या कहते हैं बेटा? लेंथेनाइड। याद रखना आपको, 18 से 71 तक के तत्वों का एक साथ नाम लिया जाता है। 18 से 71 तत्वों के नाम क्या हैं? सॉरी 58 58 से 71 तत्वों के क्या नाम है बेटा? 58 से 71 तत्वों के नाम है लेंथेनाइड। याद रखोगे, इन्हें लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 90 से 103 है, ध्यान दो, 90 से 103 है, इन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड। तो एक होता है लेंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड क्या होता है? 58 से 71, और एक्टिनाइड क्या होता है? 90 से लेकर 103। क्लियर हो गया? आपसे एग्जाम में पूछेगा 58 से लेकर 71 तक के तत्वों के नाम क्या होते हैं, तो लेंथेनाइड पे टिक कर देना, और 90 से 103 तत्वों के नाम क्या होते हैं, तो एक्टिनाइड पे टिक कर देना। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी कुछ खासियत। पहला, संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, डे 4 और डे 3 में संयोजकता की परिभाषा बताई थी। जो सबसे आखिरी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम संयोजकता कहते हैं। जैसे 281, पहले में 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, तो लास्ट में मैंने क्या बोला? 1, तो 1 जो होगी उसकी बैलेंस ही होगी। अब ये नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जाम में ये आता है बेटा। इस पॉइंट पे ध्यान दो। क्या? आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो संयोजकता 1 से 4 होती है। ध्यान से सुनना, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटकर 0 हो जाती है। याद रखो, क्या याद रखना है? रूल क्या रखना है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से घटकर 0 हो जाती है। ठीक है, अभी तो हो गया आवर्त के लिए, ये आवर्त के लिए रूल है। समूह में क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है, यानी ऊपर से नीचे सबकी वैलेंसी एक कॉलम के अंदर सेम होगा। ऊपर से नीचे एक कॉलम के अंदर सबकी वैलेंसी सेम होगी। जबकि जो आवर्त है बाएं से दाएं, आवर्त मतलब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं पहले वैलेंसी बढ़ेगी 1 से 4 और फिर 4 से हो जाएगी 0। लेकिन ऊपर से नीचे वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, एक कॉलम की वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो ये संयोजकता के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है परमाणु साइज। अभी देखियो, अभी एग्जाम में आया था बेटा आपके 2019 में कि परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापते हैं, तो उसके लिए था पिकोमीटर, सॉरी नैनोमीटर आंसर था। और हाइड्रोजन की त्रिज्या किससे मापते हैं, तो पिकोमीटर, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है।
परमाणु साइज, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है। परमाणु साइज से किसका पता लगता है? परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है। एक स्वतंत्रता परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश के दूरी की परमाणु के साइज को दर्शाती है। जैसे सर्कल होता है ना, ये स्पेयर समझ लो, स्पेयर होता है ना, स्पेयर सर्कल समझो, सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होती है सर्कमफ्रेंस की, सेंटर मान लो ये जो है वो सर्कल है या स्पेयर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक साइज कहते हैं, परमाणु साइज कहते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या, एग्जाम में आ चुका है कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी है, आपको ऑप्शन देगा 37, 47, 57, 67, वहां सारे 7 के फॉर्म में आते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो 37 पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 मीटर। एक पिकोमीटर की वैल्यू याद रखना क्या होती है? 10 की पावर -12 मीटर। ये तो हो गया परमाणु साइज। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या पर निर्भर होती है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं बात। दाएं से बाएं जाने पर, अब आ गया रूल, मेन रूल पे फोकस करो। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर मतलब आवर्त में, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। याद रखोगे, परमाणु त्रिज्या घटती है, इतना याद रखना। अगर रीजन, वैसे रीजन पूछेगा नहीं, रीजन जानना चाहो तो सुन लो, क्योंकि केंद्रक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए परमाणु का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जबकि समूह में, समूह का मतलब ऊपर से नीचे, समूह का मतलब है ऊपर से नीचे, समूह में नए शीर्ष के नीचे की ओर जाने पर, जैसे समूह में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, नए नए सेल ऐड हो जाते हैं, पहले के सेल, फिर एल सेल, फिर एम सेल, फिर एन सेल, साइज बढ़ता जाता है। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज आपको फोकस करना है इन दोनों रूल पर। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इतना याद करना है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बस इतना, इससे ज्यादा ये क्योंकि तो पूछेगा, रीजन तो पूछेगा नहीं ना भाई। हाँ, रीजन ऐसे करके पूछ सकता है कि बताओ भाई समूह में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ती है, क्यों? फिर नीचे ऑप्शन दे देगा आपको, क्यों बढ़ती है, तो ऑप्शन अलग दे देगा, तो उसमें ये टिक करना है कि नई कोशों की संख्या बढ़ती है। ऐसे ही ये घटती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्यों घटती है? तो रीजन दोगे, केंद्रक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए जी, ये याद हो गया सबको। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है, अभी बताया था मैंने, तो ये फिर से रीजन आ गया, तो रीजन याद करने की जरूरत नहीं है। 36 की जगह आप 34 और 35 अलग अलग याद कर लेना कि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के किसी एक कोने में जाकर ये बात बैठ जाए। अब आते हैं धात्विक गुण, ठीक है बेटा, धात्विक गुण की बात करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, घटता है। बाएं से दाएं मतलब क्या? बाएं से दाएं मतलब आवर्त। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? कम होता है। तो ऊपर से नीचे पर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक घटती है और विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है। ऐसे ऑप्शन ऐसे पूछता है, देखो आपसे पूछा जाएगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक घटती है, विद्युत धनात्मक बढ़ती है, इस टाइप का कंफ्यूज कर देगा आपको। तो याद रखना बच्चों, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। दोबारा बोल दूं, विद्युत धनात्मकता घटती है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। धात्विक गुण तन्यता, आधातवर्ता, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है और आवर्त में जाने पर घटती है। अब धात्विक गुण की बात हो रही है, अभी आपने पढ़ा था बाएं से दाएं जाने पर कम होती है। तो याद रखना, धात्विक गुण की बात हो, चाहे धात्विक गुण पूछे एग्जाम में, या तन्यता पूछे, या आघातवर्धता पूछे, या विद्युत चालकता पूछे, या इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पूछे, मैं कितनी चीज एक साथ आपको बता रहा हूं। धात्विक गुण पूछे, तन्यता पूछे, आघातवर्धता पूछे, विद्युत धनात्मक चालकता पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर इनमें से किसका क्या होता है, तो याद रखना ऊपर से नीचे जाने पर ये सब बढ़ते हैं। कौन कौन बढ़ते हैं? धात्विक गुण, तन्यता, आघातवर्धता, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता, ये सब के सब ऊपर से नीचे आने पर घट जाते हैं। याद रखना, ऊपर से नीचे पर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे पर बढ़ने लगेंगे और आवर्त में जाने पर ये घटते हैं। तो इस चीज का याद रखना, इनमें से कोई भी चीज आ सकता है। आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण जो होता है वो घटते हैं। आवर्त सारणी में लिख लो, देखो आवर्त सारणी अधात्विक गुण लिख लो और ऊपर से नीचे आने पर ना, ऊपर से नीचे जब आता है तो ऐसे एरो बना दो
कि ऊपर से नीचे जब आएंगे ना तो घटेगा, एरो का मतलब घटना, एरो बना दिया और नीचे की तरफ लगा दो, नीचे मतलब क्या, घटना। तो अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। कब घटता है, जब हम नीचे आते हैं। तो ऐसे एरो बना दो, नीचे की तरफ करके ऐसे एरो बना दो, ठीक है। ये रीजन है, तो रीजन आपसे नहीं पूछेगा तो आप इस पॉइंट को 41 को स्किप कर देना। नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी में अधातु कहां पर है, तो अधातु दाईं तरफ होता है, याद रखना। आवर्त सारणी में सारे अधातु दाईं तरफ होते हैं और ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है। धातुओं में ऑक्साइड क्षारीय होता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि धातु ऑक्साइड कैसे होता है, क्षारीय होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं आप कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो याद करो, मैंने आपको चैप्टर डे 7 में आपको बताया था, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बताओ इलेक्ट्रॉन त्यागने की में क्या होता है। जब बच्चों समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आपको विश्वास होगा, यही सब पूछता है। पता है एग्जाम में कैसा आया था, अभी देखो जामिया एग्जाम में आया था, जामिया मिलिया इस्लामिया, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतना अच्छा पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है उसका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी दोनों होती है। तो भैया ऑप्शन था बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। समूह में ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, अब देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो घटती है। बाएं से दाएं, ऐसे एरो बना लेना, ऐसे एरो बना लेना, ठीक है। ऐसे है तो रोड का एरो ऐसे बना लोगे, ऐसे एरो बना लेना कि आप बाएं से जब दाएं जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है। एग्जाम में पता लगे कैसे आएगा, एग्जाम में सिंपल ऐसा आता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, फिर ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऐसे करके पूछेगा आपसे, घटती है। और ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सभी अलग अलग स्टेट के पॉलिटेक्निक में आ चुका है। आपको लग रहा होगा अबे यार इतना सारा याद करना पड़ेगा, ये सब चीजें मत याद करो, नंबर नहीं आएगा। सिंपल जवाब है, बुरा लग जाए, नंबर लाना है और टॉप लेवल पे पहुंचना है तो साहब पॉइंट टू पॉइंट कॉपी में लिख के याद कर लो, फिर देखो कमाल आपके जीवन में क्या होता है। बाएं से दाएं जाने पर, अब बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, तो उल्टा कर दो कि बाएं दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। भाई एक याद कर लोगे तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा कि बाएं से दाएं जब हम गए तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो घट गई, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 47 जो कि आपका लास्ट पॉइंट था। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर जिसमें आपने 47 पॉइंट्स कवर करे। आप किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक के पेपर में उठा के देख लो, इन पॉइंटों से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आया हो केमिस्ट्री के अंदर, 9 चैप्टर मैंने 9 वीडियो अपलोड करे आपके लिए, टोटल 9 चैप्टर अपलोड हुए केमिस्ट्री में। इन 9 चैप्टर के बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी किसी भी पॉलिटेक्निक में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछना, मैं वो भी आपके लिए ऐड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना बेटा, अच्छे से एग्जाम देना, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है बेटा। सबको नमस्ते।